अब जानेंगे क्वेश्चन, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में हम मुख्यतः वहाँ पर फिगर के अनुसार देखे थे बहुत सारा अंतर। अब कुछ उसको मौखिक जान लेते हैं। तो पादप में होते हैं हरित लवक, जबकि जंतु कोशिका में हेमोग्लोबिन होता है। जंतु कोशिका में जो होता है हेमोग्लोबिन, उस श्वसन की क्रिया प्रदान करता है। पादप में जो होता है हरित लवक, वो ओकर श्वसन क्रिया पूरा करता है। यानी जो पादप में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, वो जंतु में नहीं पाया जाता है। और ये जंतु में पाया जाता है हेमोग्लोबिन, वो पादप में नहीं पाया जाता है। ये प्रमुखता सबसे बड़ा अंतर है। अब जानेंगे जीवित तंत्रों में पदार्थों का परिवहन। जीवित जीवों में जो परिवहन के कार्य है, किस प्रकार संपन्न होता है। टकरा उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। परिवहन नाम से ही पता चल रहा है, परिवहन पड़ी जोर वाहन, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली जो क्रियाएं होती है उसे हम बोलते हैं परिवहन। कोशिका में मौजूद घटकों को बाहरी वातावरण से अलग करने का कार्य कोशिका झिल्ली करती है। यह एक चयनात्मक पारागम झिल्ली कराती है। जब पदार्थों का कौन से पदार्थ को इन कराना है कोशिकाओं के अंदर, कौन सी पदार्थ को केंद्रक के अंदर भेजना है, ये सभी कार्य करती है कोशिका झिल्ली। इसी कारण कोशिका झिल्ली को कहा जाता है चयनात्मक झिल्ली या चयनात्मक पारागम झिल्ली। अब जानेंगे विसरण क्या है। तो विसरण के बारे में जानेंगे। गैस द्रव्य तथा विलय के अणुओं को उनके अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण कहा जाता है। यह क्रिया गैसों, द्रव्य तथा विलय के अणुओं पर समान रूप से कार्य करती है। उदाहरण के तौर पर जब कोशिका के भीतर CO2 जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है तथा जिसका निष्कासन जरूरत होता है, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि बहुकोशिकीय जंतु एवं पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसी खास हिस्से या अंगक से विसरण द्वारा संपन्न होता है। पौधे की पत्तियों में बहुत से स्टोमाटा पाए जाते हैं जिनमें विसरण की क्रिया संपादित होती है। विसरण की क्रिया के द्वारा ही पौधों में जो श्वसन की क्रियाएं होती है, रिस्पायरेशन की क्रियाएं जो होती है, वो पूरा होती है। तो पूछा जाता है कि पादप में जो श्वसन की क्रिया के लिए महत्वपूर्ण अंगक होते हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ और विशिष्ट पदार्थ यानी द्रव्यों को जो आदान प्रदान करते हैं, उस क्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसका नाम होता है विसरण कहा जाता है। यहाँ बताया गया है, एक अमीबा का चित्र बनाया गया है। ये डिफ्यूजन आउट ऑफ सेल बता रहा है। ये एक तरफ से इन कर रहा है, इन, और एक तरफ से कर रहा है आउट। मोर O2 इन वाटर डिफ्यूजन इनटू सेल। ये O2 को यानी ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। ये अमीबा की कोशिका है। अब यहाँ से ये करा डिफ्यूजन आउट ऑफ सेल, यूज यहाँ लेस CO2 इन वाटर अराउंड दी सेल, यानी कि यहाँ CO2 छोड़ रहा है, इधर से ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 छोड़ रहा है। ये अमीबा के बारे में बताया गया है किस प्रकार ये विसरण करता है। अब ये प्रसारण क्या है। तो जीवित कोशिकाओं में विसरण की तरह एक और क्रिया होती है जिसे प्रसारण या ऑस्मोसिस कहते हैं। प्रसारण या ऑस्मोसिस कहते हैं। जल अणुओं का विसरण हमेशा एक अर्ध पारागम झिल्ली या चयनात्मक पारागम झिल्ली द्वारा होता है। जल या विलायक का अर्ध पारागम या चयनात्मक झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को प्रसारण कहते हैं। तो प्रसारण विसरण का ही रूप है। इसमें चयनित पदार्थों को आने के लिए दिया जाता है। अब है अल्प प्रसारी विलयन। ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता कोशिकाओं के विलयन की अपेक्षा कम हो तो बाहरी विलयन से पानी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। इस क्रिया को अंतः प्रसारण कहते हैं। अंतः प्रसारण की क्रिया के कारण ही जब कोशिका में पानी प्रवेश करता है तो इस क्रिया को हम बोलते हैं अल्प प्रसारी विलयन प्रसारी। अगला है सम प्रसारी विलयन। ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता के बराबर हो
में रखा जाता है तो कोशिका के आकार एवं वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, समप्रसारी विलयन कहलाता है। समप्रसारी विलयन में जब कोशिकाओं में द्रव प्रवेश कराया जाता है तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम समप्रसारी विलयन कहते हैं। अब है अति प्रसारी विलयन। अति प्रसारी विलयन, अति प्रसारी विलयन ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता कोशिकाओं के विलयन की तुलना में अधिक होता है, अति प्रसारी विलयन कहलाता है। अर्थात जब कोशिका के अंदर से जल निकलकर बाहरी विलयन में प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया को बाह्य प्रसारण कहते हैं। अंतः प्रसारण में हुआ कि कोशिका के अंदर जल को लिए और बाह्य प्रसारण में हुआ कि कोशिका के अंदर से जल को बाहर निकाले। अब एक विसरण तथा प्रसारण का महत्व क्या है, तो यहाँ जानेंगे। जीव जगत में विसरण और प्रसारण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। विसरण के द्वारा गैस O2 और CO2 का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच होता है। इन करना है ऑक्सीजन, आउट करना है CO2। बाष्पोत्सर्जन में जलवाष्प का बाहर निकलना विसरण द्वारा संपन्न होता है। बाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं जो होती है वो भी विसरण के द्वारा ही पूरा होती है। कोशिका को अपने बाहरी वातावरण से पोषण ग्रहण करने में विसरण मदद करता है। कोशिका को बाहरी वातावरण से अगर भोजन प्राप्त करना है तो उसके लिए विसरण मदद करता है। प्रसारण के द्वारा पौधे अपने मूल रोम से जल अवशोषित करते हैं। वो जो पेड़ पौधे के मूल रोम होते हैं प्रसारण क्रिया द्वारा ही जल को एकत्रित करते हैं। पौधे की कोशिकाओं में प्रसारण द्वारा जल का संचालन होता है। यह क्रिया जाइलम ऊतकों द्वारा संपन्न होता है। तो प्रसारण की क्रिया जल संचयन करने वाले ऊतक को ही हम बोलते हैं जाइलम ऊतक। जैसे जाइलम जैसे जल। रंध्रों के खुलने तथा बंद होने में प्रसारण की मुख्य भूमिका होती है। रंध्रों को खुलने और बंद होने में भी प्रसारण की मुख्य भूमिका होती है। पत्तियों में खाद्य पदार्थों के संश्लेषण होने के बाद पौधे के विभिन्न भागों में इसका वितरण प्रसारण के सिद्धांत द्वारा होता है। इसमें फ्लोएम ऊतक भाग लेते हैं। जब फल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है, यानी भोजन को पत्ती से पेड़ के विभिन्न भागों में पहुंचाने होते हैं, तो वहां पर जो कार्य करने वाला ऊतक होता है उसे फ्लोएम ऊतक कहा जाता है। और खनिज, लवण और जल को लाने वाला ऊतक को, पत्ती तक पहुंचाने वाला ऊतक को जाइलम ऊतक कहा जाता है। कोशिका झिल्ली की भूमिका। तो कोशिका झिल्ली की क्या भूमिका होती है, तो कोशिका झिल्ली के द्वारा ही प्रसारण की क्रिया संपन्न होती है। कोशिका झिल्ली जो होता है वो चयनात्मक झिल्ली भी कहलाता है। काहे कि ओकर काम ये होता है कि कौन से पदार्थ को कोशिका के अंदर आना है, कौन से कोशिका के अंदर नहीं आने देना है, यानी कौन से पदार्थ कोशिका के अंदर आविल देना है, केकरा नहीं आविल देना है, काम है झिल्ली के। कराए पदार्थों के परिवहन के लिए जीवन तंत्रों में परिवहन तंत्र होता है, जिसके अंतर्गत जल एवं खाद्य पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भाग की ओर कोशिका झिल्ली के द्वारा ही होता है। जंतुओं में भी गैसों, पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थ या उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में परिवर्तन होता है, जिसमें कोशिका झिल्ली की मुख्य भूमिका रहती है। अब कह रहा पदार्थों के परिवहन में जब ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है तो इस प्रकार के परिवहन को निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। इसके विपरीत जब पदार्थों के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ऐसे परिवहन को सक्रिय परिवहन कहते हैं। सक्रिय परिवहन अर्थात कोशिका में लगातार आना जाना लगल रहे, ओकरा हम बोलते सक्रिय परिवहन। कुछ एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा में कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को इस योग बनाता है कि अपने बाहरी वातावरण से ये भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण कर सकता है। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होने वाली इस क्रिया को इंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो इंडोसाइटोसिस कौन कहलाता है, तो कोशिका के अंदर गैस आया, ओकर क्रिया हुआ, श्वसन के क्रिया, ओकर बाद CO2 बाहर निकला, तो ये टोटल क्रिया हुआ, एकरा हम साइटोसिस भी कह सकते हैं। करा इस प्रकार हम जानते हैं और हम पाते हैं कि कोशिका जीवन की एक आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अपनी विशिष्ट संरचना कोशिका झिल्ली
केंद्रक तथा खास अंगकों के चलते ये जीवन संबंधित सभी कार्य जैसे श्वसन, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, जनन, पोषण, प्रोटीन संश्लेषण आदि दक्षतापूर्वक संपन्न करते हैं। तो ये सभी कार्य जो होते हैं ये कोशिका का कार्य होता है। कोशिका का कार्य क्या है? श्वसन, उत्सर्जन, जनन, पोषण, प्रोटीन संश्लेषण, ये सब कोशिका दक्षतापूर्वक पूरा कर लेता है। इसी कारण इसे बोला जाता है जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई।